अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अब है हमारा वीक नंबर 5 सीबीटी एंड डीबीटी कोर्स का। आज का हमारा टॉपिक है डीबीटी चेन एनालिसिस एंड इम्पल्स कंट्रोल। अब इसमें सबसे पहले जो चीज़ हम देखते हैं वो हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे एनाटॉमी, फिर उसके बाद हम करेंगे वेनेबिलिटी फैक्टर्स को मास्टर, थर्ड हम चेनिंग इवेंट्स को मैप करेंगे एंड लास्टली हम क्या करेंगे, क्लिनिकल इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज को स्टडी करेंगे। सबसे पहले टॉपिक की तरफ जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं डीबीटी चेन एनालिसिस क्या होता है। डीबीटी होता है डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी। यहाँ पे चेन एनालिसिस जो है वो जो है रेफर कर रहा होता है बेसिकली आप कहते हैं बिहेवियर साइकोलॉजी में एज अ फंक्शनल एनालिसिस। तो यहाँ पे आप एक हाईली स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप क्लिनिकल प्रोसीजर को डिज़ाइन करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। वहाँ पे जो आपके पास एक क्रोनोलॉजिकल पार्ट होता है, कंपोनेंट आप कह सकते हैं, अकर करता है आपके प्रॉब्लम बिहेवियर का, उसको आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास इमोशनल आउटबर्स्ट, सेल्फ हार्म, फिजिकल एस्केलेशन और अनप्रिडिक्टेबल जो आपके पास चेंजेस आ सकते हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं कि हम उन सारों को देख के चेन एनालिसिस कर रहे थे। चेन एनालिसिस में आप कहते हैं कि आप क्या करते हैं कि अपना जो कॉज एंड इफेक्ट ऑफ इवेंट को है लिंक कर रहे थे। लिंक करने के बाद आप एक सिचुएशन के साथ दूसरी सिचुएशन को अलाइन कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप कहते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या है कि एक ये कैरेक्टर का फ्लॉ नहीं है बल्कि ये क्लिनिकल सीक्वेंस है जिसके थ्रू कोई भी वर्क अकर होता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वर्नेबिलिटी होता है, फिर प्रॉम्प्टिंग इवेंट होता है, फिर इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स आ जाते हैं, फिर प्रॉब्लम बिहेवियर आ जाता है एंड देन कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ हम जाते हैं। अब इसको इन्वेंट किसने किया वो जब हम देखते हैं तो हमारे पास चेन एनालिसिस फीडबैक जो है या फ्रेमवर्क जो है वो आपके पास 1980s में डॉक्टर मार्शा एम लेन ने ये इन्वेंट किया। ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थी, आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने आपके पास जो है ये डायरेक्टिव बिहेवियर थेरेपी थी। ये पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए कि कौन से पेशेंट थे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी के डिसऑर्डर्स जो आ जाते हैं, सेल्फ हार्म, सुसाइडल इंडिविजुअल, क्रोनोलॉजिकल इश्यूज जो लिंक आ जाते हैं, वहाँ पे इनका काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वर्क है। अब प्राइमरी पर्पस की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारे पास क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ चेन एनालिसिस को जब हम देखते हैं तो वहाँ पे प्राइमरी पर्पस में आपके पास आ जाता है कि आप एक डिटेल प्रिसिजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हम इसको प्रिसिजन में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे आप देखते हैं कि आप एक आइसोलेटिंग इंटरवेंशन पॉइंट्स अकर कर रहे होते हैं। आप कहते हैं कि जब आप इन इवेंट को इन अ माइक्रो सेकेंड ब्रेक डाउन करते हैं या आइसोलेट करने में वो हेल्प आउट कर रहे हैं तो आपकी जो बॉडी की जो फीलिंग्स होती हैं और एक्सटर्नल इवेंट्स ऑफ क्लाइंट जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं स्टडी करके वहाँ पे डीबीटी की स्किल को यूज़ करते हैं। अब वहाँ भी जो स्किल यूज़ हो सकती है वो क्या होगी, आप कहते हैं माइंडफुलनेस की हो सकती है, डिस्ट्रेस टॉलरेंस हो सकती है, इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस आ जाती है, ये सारी आप यूज़ करते हैं। फिर आता है नॉन जजमेंटल। नॉन जजमेंटल में आप कहते हैं कि यहाँ पे न्यूट्रलाइजिंग शेम आ जाता है। यहाँ पे आप क्लिनिकल कॉन्वर्सेशन से शिफ्ट हो जाते हैं। आप कहते हैं कि आप एक साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की तरफ, आप व्हाट डिड यू डू डैट से शिफ्ट हो जाते हैं व्हाट हैपन एग्जैक्टली सेकंड बाय सेकंड की तरफ आप एक स्ट्रक्चरल चेंज लेके आते हैं जो हेल्प करता है क्लाइंट को कि वो सेफ फील करे और वो इनफ अमाउंट ऑफ ट्रुथ को बता सके अपने थेरेपिस्ट को। अब हमारे पास लास्ट आ जाता है फ्यूचर प्रिवेंशन। फ्यूचर प्रिवेंशन में आप देखें तो आपके पास ये प्रोएक्टिव फ्यूचर मैपिंग भी होता है कि यहाँ पे आप पास्ट बिहेवियर जो फेलियर ऑफ बिहेवियर है उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू अ विजुअल रोड मैप कि आपका जो क्लाइंट है वो नेक्स्ट टाइम सिमिलर जो ट्रिगर है उनको खुद इनकाउंटर कर सके। अब हमारे पास जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क आता है, हम कहते हैं कि हमारे पास एक डॉक्टर लेलन का फ्रेमवर्क है। इसमें डिफरेंट एज ग्रुप है। एज ग्रुप अब आपके पास लाई करता है सबसे पहले 3 to 12 ईयर की एज में। 3 to 12 ईयर की एज में आप ये चीज़ देख लें कि वहाँ पे आपके पास क्या चीज़ अकर हो रही है कि सबसे पहले बिहेवियर का जो फोकस है, अगर हम बिहेवियर के फोकस की जब बात करते हैं तो बिहेवियर का जो फोकस है वो आपके पास किधर जाता है कि वो प्री एग्जिस्टिंग बायोलॉजिकल इन्वायरमेंटल कंडीशन की तरफ जाता है। और यहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप जो स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं जिसको आप कहते हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि थियोरेटिकल स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं या मॉडिफिकेशन स्ट्रेटजी,
तो वो आपके पास प्री एग्जिस्टिंग स्टेट में जो थियोरेटिकल चीज़ यूज़ होती है आप उसको वहाँ पे यूज़ कर रहे थे। सेकंड आपके पास आ जाता है टीनेज का ग्रुप आ जाता है 13 टू 18 ईयर। 13 टू 18 ईयर में आपके पास बिहेवियर में आप देखते हैं सेल्फ हार्म आ जाता है, सब्सटेंस का यूज़ आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो फोकस होता है मॉडिफिकेशन स्ट्रेटजी में, वो हम सोशल प्रॉम्प्टिंग के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं कि हम सोशली किस तरह इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस लेके। फिर 18 अबव आपके पास आ जाता है एज ग्रुप अप टू 60। तो वहाँ पे आप देखते हैं कि आपका बिहेवियर स्पेसिफिकली किस चीज़ की तरफ जा रहा होता है कि हम वहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी को जब हम देखते हैं तो वहाँ पे आप कहते हैं कि वो एक सब्जेक्टिव अप्रोच होती है, नॉन मेजरेबल लोडेड जजमेंटल टाइप ऑफ थिंग आ जाती है। वहाँ पे आपका एक सेंसेशन आ जाती है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं दे हीट मी वाली। तो इसकी मॉडिफिकेशन आप इस तरह कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एक फिजियोलॉजिकल कॉग्निशंस को यूज़ कर सकते हैं, इमिडिएटली स्टेप्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर आपके पास एनाटॉमी आ जाती है। एनाटॉमी की जब बात आती है तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि हमारे पास 5 डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहला है वल्नरेबिलिटी का। यहाँ पे आप देखते हैं कि आपके पास क्या हो रहा है कि स्टेज नंबर 1 में आपके पास एक वल्नरेबल आप फैक्टर यूज़ कर रहे हैं जो प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर, एनवायरमेंटल कंडीशन या पर्सन स्ट्रेस टॉलरेंस लेवल, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। सेकंड आपके पास प्रॉम्प्ट आप कहते हैं कि आप जो है इसको स्पार्क भी कह रहे थे। ये एक स्पेसिफिक इंटरनल आपके पास आ जाता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट सेट होते हैं बिहेवियर चेंज के अंदर। थर्ड आपके पास लिंक्स आ जाते हैं। लिंक्स में आपके इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स आ जाते हैं। यहाँ पे रैपिड सीक्वेंस होता है फिजिकल सेंसेशंस, फीलिंग्स का और एक्शंस का जो ब्रिज करते हैं ट्रिगर थ्रू बिहेवियर को। फिर आ जाता है 4th स्टेज, वो है बिहेवियर का। बिहेवियर में आप देखते हैं कि आपस जो प्रॉब्लम बिहेवियर है उसको हम टारगेट करते हैं, डिसफंक्शनल बिहेवियर को या डिसफंक्शनल एक्शन को हम क्लाइंट और जो क्लिनिकल आपके पास सेटिंग होती है उसमें ये ब्लो अप स्क्रीमिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ों में स्टेज 5 में आप कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेज और आउटकम है। यहाँ पे इमीडिएट शॉर्ट टर्म आउटकम आप देख रहे होते हैं और लॉन्ग टर्म इमोशनल एंड सोशल कॉस्ट भी आप यहाँ पे देखते हैं। अब आपके पास स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी आ जाती है डीकंस्ट्रक्टिंग द चेन की। तो स्टेप नंबर 1 में आप ये चीज़ देखते हैं कि आप प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम है बिहेवियर में वो एज अ एंकर वर्क कर रहा है एंटायर टाइमलाइन में। आप जो है एज अ प्रैक्टिशनर वहाँ पे क्या गाइड करते हैं अपने क्लाइंट को कि अल्ट्रा स्पेसिफिक एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो अवॉइड करे डिफरेंट समरी टाइप थिंग को। यहाँ पे आप कहते हैं कि आपका जो क्लाइंट है वो एग्जैक्ट जो स्टार्ट का ड्यूरेशन है जब आपने उसको ये डीकंस्ट्रक्शन स्टार्ट की तो तब क्या फीलिंग थी और क्या थॉट थी, और फिर जब आपका जो चेन था वो ड्रिफ्ट हुआ तो तब क्या जनरलाइजेशन की तरह फीलिंग थी। अब हमारे पास स्टेप नंबर 2 आ जाता है। आप कहते हैं पिन पॉइंटिंग द प्रॉम्प्टिंग इवेंट आ जाता है। यहाँ पे आप कहते हैं कि आपस एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रॉम्प्ट्स होते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रॉम्प्ट में आप क्या चीज़ देखते हैं कि आपका जो इन्वायरमेंट है और जो इंटरनल इवेंट है वो उसका जो इंटायर सीक्वेंस है वो क्या है, वो एक प्रिसाइज मोमेंट है और वो एक आपकी क्लाइंट की ट्रांजिशन है, वो क्या स्टेट है आप उसको डिफाइन कर रहे थे। आप इमोशनल अराउजल को देख रहे होते हैं और क्लाइंट जो है वो आपसे आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट वाज हैपनिंग द नेक्स्ट सेकंड बिफोर यू फेल्ट द अर्ज टू एक्ट। ये आप उससे क्वेश्चन करते हैं। और आपके पास यहाँ पे जो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रॉम्प्ट्स यूज़ होते हैं। एक्सटर्नल प्रॉम्प्ट से आप कह सकते हैं कि आप पास जो इन्वायरमेंटल सिचुएशंस है वो आ जाती हैं कि पेरेंट का नो कह देना किसी भी चीज़ पर, कोई स्पेसिफिक फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह। इंटरनल क्या होते हैं कि आपकी सडन इंस्ट्रूटिव मेमोरी हो जाती है, पेनफुल फिजिकल सेंसेशन आ जाती है, सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स आ जाती हैं। ये आपका स्टेप 2 में आ जाता है। स्टेप नंबर 3 में हम कहते हैं कि हमारे पास वल्नरेबिलिटी फैक्टर होते हैं द ड्राई टेंडर। तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं कि आपके पास क्या है कि या ये स्टेप जो है आंसर कर रहा है व्हाई डिड द प्रॉम्प्ट ट्रिगर एन आउटबर्स्ट टुडे बट नॉट यस्टरडे। यहाँ पे आप जो है आप सिर्फ कॉजेज ऑफ बिहेवियर को नहीं देख रहे होते, आप क्या करते हैं क्लाइंट की साइकोलॉजिकल रिजर्व जो आपके पास यूज़ होती है
टू मेक, रिएक्टिव टू ट्रिगर, आप उसको देख रहे थे। आप यहाँ पे बायोलॉजिकल वर्नेबिलिटीज़ को देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्लीप डिप्रिवेशन, स्लीप लॉस या रिड्यूस इंसुलिन रिस्पॉन्स, ब्लड शुगर स्पाइक्स, इस तरह की आप देख रहे थे। यहाँ पे आपके पास जो कॉमन वर्नेबिलिटीज़ है वो आपके पास बायोलॉजिकल आ जाती हैं, स्लीप, हंगर और फिजिकल पेन वगैरह साइकोसोमैटिक पेन से होते हैं। फिर आ जाते हैं एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल में आपके पास नॉइजी रूम, रिलेशनशिप, फ्रिक्शन, क्योटिक शेड्यूल्स, इस तरह की चीज़ें आ जाती है। मेंटल और इमोशनल में हम कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग बर्नआउट्स है, यहाँ पे क्रोनिक वरी है और अनसॉल्व आर्गुमेंट्स आपके पास आ जाते हैं। और अब आ जाता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 का आप कहते हैं कि ये मैपिंग द क्रोनोलॉजिकल लिंक्स आ जाता है, कि आप उनको इंटरनल रिएक्शंस की तरफ देख रहे थे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास जो क्लिनिशियन और जो क्लाइंट होता है वो मैप आउट करते हैं मोमेंट बाय मोमेंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को जो अकर करते हैं बिटवीन प्रॉम्प्टिंग इवेंट एंड द प्रॉब्लम बिहेवियर को। यहाँ पे लिंक होते हैं वो कैटेगराइज होते हैं इन 4 डिस्टिंक्ट एरिया। पहला है आपके पास, आप कहते हैं थॉट है, जस्ट सपोज दे हेट मी। तो सेंसेशन क्या है, टाइट चेस्ट आ जाती है। फीलिंग क्या है, शेम। और फिर आपके पास प्रॉब्लम बिहेवियर एग्जिस्ट करता है। ये आपके पास सारा एक आप कहते हैं सिनेरियो एग्जिस्ट करता है। अब स्टेप नंबर 5 की जब बात आती है तो स्टेप नंबर 5 को जब हम देखते हैं तो वहाँ पे एनालाइजिंग द सीक्वेंस आ जाता है। यहाँ पे जो क्लिनिशियन है, जो आपका थेरेपिस्ट है, तो वो क्या करता है कि वो एनालाइज करता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को जो आपके बिहेवियर में एक क्लाइंट के अकर कर रहे थे। टाइम फ्रेम में जब हम देखते हैं तो हमारे पास शॉर्ट टर्म में आ जाता है इमीडिएट रिलीफ आ जाता है, एस्केप फ्रॉम डिमांड आ जाता है और अटेंशन फ्रॉम केयर गिवर आ जाता है। फंक्शनल इम्पैक्ट में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे हमारे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं कि आपका जो ब्रेन है वो लर्न करता है थ्रू अ टेंट्रम, जो एक हाईली इफेक्टिव वे में एस्केप अ हार्ड टास्क कर रहा होता है। लॉन्ग टर्म की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपके पास कॉन्सिक्वेंसेज में आप कह सकते हैं गिल्ट, शेम, ब्रोकन रिलेशनशिप, फिजिकल सेल्फ हार्म वगैरह आ जाते हैं। अब यहाँ पे इम्पैक्ट क्या होता है कि आप कहते हैं इंटरपर्सनल एंड इमोशनल डैमेज, जहाँ पे आपके पास इम्पैक्ट है। तो इनका क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि आप जो है सोल्यूशन टू अ पेन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप क्या करते हैं कि आप उस साइकिल को, एक जो आपके पास उस पेन को रिड्यूस करने का साइकिल है, आप उसको एक्टिव करते हैं। आप जो ग्रेटर पेन है उसको हम रिड्यूस करके एक रोड मैप वर्क करते हैं कि ये कैसे वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है थेरेपिस्ट रोल, द इन्वेस्टिगेटिव डिटेक्टिव। अब आरईबीटी और डीबीटी में थेरेपिस्ट जो है वो अवॉइड करता है सिंपैथी से, जजिंग से। वो वाई का क्वेश्चन नहीं करता अपने क्लाइंट से, ना ही कोई एक्यूजेटरी टोन यूज़ करता है कि वो असाइन करे कि हमारा जो क्लाइंट है वो ब्लेम फील करे या इस तरह की कोई भी चीज़। बल्कि हम उससे क्या क्वेश्चन करते हैं, हम एक डिटेक्टिव की तरह उससे चेन बाय चेन हम उससे उसकी टास्क को पूछ लेते हैं, उस इवेंट के बारे में हम हाउ कर रहे होते हैं कि हर क्वेश्चन के साथ हम हाउ लगा रहे होते हैं कि ताकि हमारे पास जो पज़ल है वो सॉल्व हो सके। थेरेपिस्ट जो है यहाँ पे जज नहीं करता, वो एज अ डिटेक्टिव वर्क कर रहा होता है। आप वाई डिड यू डू डैट की जगह पूछते हैं हाउ डिड वी गेट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी आप पूछते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं कि आप उसको अथॉरिटी दे रहे हैं कि वो अपना बता सके कि उसकी साइड से क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आप एक एम्पैथेटिक, क्यूरियस और कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप अपने क्लाइंट के साथ बिल्ट अप कर रहे हैं, और आपका जो फोकस होता है वो असाइनिंग ब्लेम एंड डिमांडिंग कंप्लायंस से हटके फाइंडिंग द मिसिंग स्किल के ऊपर होता है, ऑफ रैम्प्स जो आप कह सकते हो वो। और आपकी जो टोन है वो डिस्टेंट एंड क्रिटिकल होती है, वैलिडेटिंग एंड एक्सप्लोरेटरी होती है। अब आप पास क्लिनिकल टूल यूज़ होते हैं, जब हम उनकी बात करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम का बिहेवियर है हम उसको देख रहे हैं, फिर हम अपने इवेंट को प्रॉम्प्ट कर देते हैं, फिर हम वर्नेबिलिटी की तरफ जाते हैं, देन हम इवेंट को जो है चेन लिंकिंग करते हैं, एंड देन एट द एंड हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि हमारा जो फोकस है वो कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट के ऊपर है। अब यहाँ पे हमारे पास एक डेली लाइफ एग्जांपल है कि ईडीएचडी एंड स्पेशल नीड किट की। यहाँ पे आप देखिए सेंसरी वल्नरेबिलिटीज़ आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपस ईडीएचडी और एएसडी जो क्लाइंट्स होते हैं वो उनके अंदर आप कहते हैं कि सेंसरी एलिमेंट जो होता है वो टू लाउड होता है।
यहाँ पे चेन एनालिसिस हेल्प आउट करती है, आइडेंटिफाई कर सके हम उस प्रॉम्प्ट को जो वहाँ पे वर्क कर रहा है या जो वर्क नहीं कर रहा है। और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव फंक्शन में हम देखते हैं कि हमारे पास EDHT जो है वो लिंक करता है एक्सट्रीमली फास्ट चीज़ के साथ। चेन एनालिसिस जो है वो स्लो डाउन करता है उसको और हेल्प करता है कि चाइल्ड उस मोमेंट को देख सके और वो टाइम फॉर या आप कह सके पॉज ले सके। अब यहाँ पे जो स्पेशल नीड किड्स के जो पेरेंट्स होते हैं वो उनका होम फ्रंट आप देखें तो वहाँ पे क्या है कि आपके पास जो पेरेंट्स हैं वो यूज़ करते हैं इन टूल को वल्नरेबिलिटी ट्रैकिंग में, पोस्ट मेल्टडाउन मैपिंग में और स्किल स्पॉटिंग के अंदर ये यूज़ हो रहे थे। एजुकेशनल सेटिंग की एक एग्जांपल आ जाती है आपके पास और उसके बाद क्लिनिकल एक केस है, आप उसको स्टडी करके हेल्प आउट कर सकते हैं कि आपके पास जो है वो किस तरह एक जो क्लाइंट है वो इन अलायंस और बैरियर के थ्रू अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहा होता है। इम्प्रूवमेंट टाइमलाइन को जब हम देखते हैं तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट टाइमलाइन के अंदर हमारे पास अगर हम 1 to 4 वीक अपने क्लाइंट के साथ वर्क करते हैं तो हमारे पास अवेयरनेस का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। 2 to 4 वीक्स में वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उसको किस चीज़ के साथ लिंक करना है, वो रैपिड एस्केलेशन वाले पॉइंट के ऊपर पहुँच जाता है। 6+ मंथ होते हैं तो वो एक स्किल को प्रॉपर मास्टर कर लेते हैं। आप कहते हैं ऑटोमेटिक स्किल इंजर्शन हो जाती है वहाँ पे। अगर ग्लोबली हम इस चीज़ को देखें तो डेवलप कंट्रीज़ में एक हाई असेस होता है DBT की तरफ, वहाँ पे प्रॉपर वर्कशीट्स एंड मेडिकेशन होती है। वहाँ पे जो चैलेंज है वो ओवर रेजिलियंस ऑफ टूल है, लेस फोकस ऑन एनवायरनमेंट है। अंडर डेवलप में जब हम देखते हैं तो हमारे पास लैक ऑफ DBT क्लिनिशियंस आ जाते हैं। हमारे पास चैलेंज क्या होता है कि वल्नरेबिलिटी फैक्टर लाइक हंगर, लैक ऑफ सेफ्टी ये आपके पास मिसिंग होते हैं। चेन एनालिसिस जो है वो फोकस कर रहा है एनवायरमेंटल सर्वाइवल के ऊपर। चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल को जब हम देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट चैलेंजेस सोसाइटी में फेस करने पड़ जाते हैं। तो सबसे पहला जो चैलेंज आ जाता है हमारे पास, हम कहते हैं शेम का आ जाता है। क्लाइंट जो है वो इसलिए रिलाई करता है ही फेल्ट लाइक कि वो यहाँ पे एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में नहीं है और यू कैन से कि वहाँ पे उसको लाई करना ज़्यादा आसान लगता है रादर देन कि वो एक चीज़ को बता दे। टाइमिंग का इशू भी होता है कि हमारा जो एम होता है वो 24 to 48 और जो है वो पोस्ट इवेंट वर्क कर रहा होता है, तो चेन जो है वो उस तरह वर्क नहीं कर रही थी सब। और कॉम्प्लेक्सिटी के फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ओवरऑल जब हम इस लेक्चर को समराइज़ करते हैं तो हम ये वाली बात कहते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है कि सबसे पहले आ जाता है हम एनाटॉमी को देखें तो हमारे पास एवरी ब्लो अप है वो है आपके पास बायो साइकोसोशल हिस्ट्री का। वल्नरेबिलिटी जो है वो एक की है टू मैनेज स्लीप, हंगर और यू कैन से एनी फिजिकल फैक्टर्स। और यहाँ पे वल्नरेबिलिटी जो है वो एक फायर ब्रेक के तौर पे वर्क करती है मोस्ट इफेक्टिव वे में, ताकि आप इमोशनल ट्रिगर्स को प्रिवेंट कर सके। फिर आ जाता है द लिंक एंड द चॉइस पॉइंट। लिंक एंड चॉइस पॉइंट हम कहते हैं हमारे पास जो पावर लिंक्स हैं वो आपके पास DBT स्किल के अंदर यूज़ होते हैं ताकि आप एस्केलेशन को स्टॉप कर सकें। और एज अ थेरेपिस्ट आप डिटेक्टिव वर्क कर रहे थे रादर देन आप अपने क्लाइंट को जज करें, आप उसको ब्लेम करें, असाइन ब्लेम कर दें, इस तरह की कोई भी चीज़। और लास्टली हमारा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्रायोरिटाइजिंग आउटकम को देखें तो हमारा अल्टीमेट गोल ऑफ चेन एनालिसिस क्या होता है कि हम अपने क्लाइंट को हेल्प आउट कर सके, वो डिस्कवर करे हेल्दी वेज टू फाइंड इमोशनल रिलीफ विदाउट क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म गिल्ट, शेम और रिलेशनशिप डैमेज। जहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।